प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हुकूमत का साथ देंगे या पीटीआई का। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम मामले में ट्रंप कार्ड की अहमियत इख्तियार कर गए। सीनियर सहाफ़ियों से तवील मुलाकात में बड़े इंकशाफात। आईनी तरामीम के मुसव्वदे में क्या अहम चीज़ें शामिल थीं। मौलाना फजल रहमान आईनी तरामीम में कौन से नुकात पर रजामंद और कौन से नुकात पर इनकारी थे, जानेंगे मुलाकात में शामिल रऊफ क्लासा साहब की ज़बानी। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में कानून तोड़ा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंडापुर को खबरदार कर दिया। लड़ाई झगड़ों से निकल के अवामी फलाही मंसूबों पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। ज़ुबानी जुमले कसने पर भी बोल पड़ी, सख्त तनकीद। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने एक बार फिर मंसूर अली शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया। मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। मौजूदा दौर याहिया हुकूमत का पार्ट 2 करार। हुकूमत पर अपने जजेस लाने की कोशिशों का इल्जाम। इसके अलावा बात करेंगे ताजिर दोस्त स्कीम। हुकूमत ने ताजरों के नेटवर्क में न आने के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। तनख्वाहदार तबका 350, जबकि ताजिर सिर्फ 34 अरब रुपए टैक्स देते हैं। ताजिर टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, टैक्स नेटवर्क में क्यों आना नहीं चाहते, ताजिरों के मसाइल क्या हैं, तफसीलात जानेंगे। FBR के चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्लास साहब। ये जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, कैसे हुई ये मुलाकात, कैसे माहौल में हुई, क्या बैकग्राउंड है और क्या रहा इस मुलाकात? मुझे कल एक मैसेज आया था मौलाना साहब की टीम से कि मौलाना साहब जो है आज 3:30 बजे इस्लामाबाद में उनकी जो रिहाइश गाह है तो कुछ एंकर से मिलना चाहते हैं, तो आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो मेरे लिए तो पहली इनविटेशन थी मौलाना साहब की। इतना अरसा हो गया मुझे तकरीबन 25-26 साल इस्लामाबाद में या 22 साल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए, तो पहली दफ़ा मौलाना साहब की तरफ से ये दावत है कि आप भी तशरीफ़ लें। और मेरे लिए बड़ी वो उसकी मुझे समझ भी आ गई मौलाना साहब ने मुझे क्यों बुलवाया है, क्यों मेरा स्पेशल नाम दिया गया है। हम जो प्रोग्राम यहाँ करते रहे हैं तो मौलाना साहब ने मुझे खुद कहा, सारे सुन रहे थे, उन्होंने मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, मैंने आपके क्लिप्स भी देखे हैं, तो हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। जो मैं वो उस पर कहता हूँ ना, उस पर वो क्या कहते, 2 उठाए फाख्ता भी और कौवे खाएँ अंडे। तो मौलाना साहब को ये जुमला बड़ा पसंद आया है कि ये मतलब एग्जैक्ट वो कहते हैं उनकी सिचुएशन पे पूरा उतरता है कि जनाब की मेहनत हम करें और बैठ के सारे बंदर बांट के वक्त इनको याद ही ना रहे। खैर वेरी काइंड ऑफ हिम, बड़े अच्छे तरीके से मिले और हमारी सराइकी में गुफ्तगू हुई, क्योंकि मौलाना साहब जो है वो इसे डेरा इस्माइल खान से हैं। सराइकी बड़ी उनकी एक तरह की मदर लैंग्वेज की तरह है, हालांकि पश्तून है, वो पश्तो भी अच्छा। डेरे वालों को ये बड़ा एडवांटेज है डेरा इस्माइल खान को, ये पश्तो भी बड़ी ज़बरदस्त बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं। जो पठान है वो साथ में ये सराइकी सीखेंगे, सराइकी जो है वो पश्तो सीखेंगे। सो जो भी आपको डेरे से मिलेगा ये नहीं पता चलेगा ये इसकी मदर लैंग्वेज जो सराइकी है या पश्तून है, वो इकट्ठे एक जैसे ही हैं। तो मौलाना साहब भी उसी तरीके से हैं। खैर वो एक अपनी जगह पर। तो मौलाना साहब ने बुलवाया सारे, उसमें बड़े टॉप के जर्नलिस्ट एंकर जो थे, अहमद मीर साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, तलत हुसैन साहब, अबसार आलम साहब थे, आदिल शाह ज़ेब थे, फिर राना मुबशर थे, फिर आसमा शिराजी साहबा थी, और फिर ये हमारे दोस्त आदिल हैं वो थे। तो साथ में अगर मैं भूल ना जाऊँ कि 2-4 ये नौपाल, अच्छा नदीम मलिक साहब थे। तो इस तरह के सारे, उसके बाद वो भी आए हुए थे यहाँ पर। तो नाम याद आते हैं कहते मैं बताऊंगा, नाराज़ ही ना हो जाए सारे। आपको पता जिसका नाम नहीं लेंगे तो ये समझेगा मैंने जानबूझ के नहीं लिया। एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड बड़ी उस पर गुफ्तगू हुई वहाँ पर। तो जो मौलाना साहब ने पहले तो खुद उन्होंने ब्रीफ़ किया सहाफ़ियों को। अच्छा मेरी एक आदत है प्रिंट दौर से आज तक कि मैं पॉइंट्स लेता रहता हूँ, कि बोल रहा हूँ ना अहम आदमी, तो आई कीप ऑन टेकिंग नोट्स। तो मैंने पेपर भरे हुए हैं अपने, मैं लिखता रहा हूँ कि ताकि कोई बात भूल ना जाए, आप अपनी महज जहनी उस पर नहीं जाए। ये ट्रेनिंग है हमारी एज ए इसके रिपोर्टर के तौर पर कि आपने हर चीज़ को लिखना होता है। और बड़ी मज़े की बात है, कल को अदालतों में कोई अगर मसला भी हो जाए तो दुनिया की बहुत सारी अदालतें इन नोट्स को एज एविडेंस भी लेती हैं कि ये उस वक्त के लिखे हुए हैं, डेट है, टाइम है। इट मीन्स के चेंज तो इसमें अब मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं सारे, तो इनको एज एविडेंस भी इनको माना जाता होता है, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। खैर मौलाना साहब ने उस पर वो किया, उन्होंने बड़ी अच्छी मेज़बानी की, हाई टी टाइप चीज़ थी, बड़े उन्होंने ड्राई फ्रूट भी खिलाया, चाय, बड़े अच्छे लोग थे। ये जो बाकी जर्नलिस्ट है क्लास साहब, उनको भी उन्होंने खुद ही बुलाया? साहब जरा सबको बुलाया ना, जैसे मुझे बुलाया तो ऐसे उन्होंने उनको बाकी लोगों को बुलाया कि आप भी तशरीफ़ लें। तो सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर। नो कमिंग टू द पॉइंट, मौलाना साहब ने कहा जी आपको इसलिए बुलाया गया है कि अच्छा हमारे लिए बड़ी इंतहाई एक प्रिविलेज किस्म की मीटिंग थी
क्योंकि अभी आपने देखा होगा सारा मौलाना साहब के घर पे ही एक फोकस बना हुआ था। एक सहाफी रहते थे वो भी चले गए। वो भी चले गए। अच्छा, हमें उन्होंने बुलाया, बाकी तो खुद आ रहे थे ना, पता नहीं कौन बाकी तो खुद आए हुए ना, उनको तो काम था उनसे। तो मौलाना साहब ने मतलब हमें भी बुलाया फिर के जनाब के उन्होंने ब्रीफ किया बेसिकली कि मेरी अब तक इनसे पीपल्स पार्टी से, इमरान खान साहब से या हुकूमत से क्या बातचीत हुई, और बड़ी खुल के बात की मौलाना साहब ने मत से, यानी नोज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बड़ा उन्होंने अपने को सुलझे हुए तरीके से, बट ही वाज मतलब फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि इतनी बड़ी अटेंशन। दूसरे लफ्ज़ों में कि उनके पास वो कहते बड़े इनकसार से कहते जी हमारे पास क्या है, हुकूमत खुद करना चाहे तो अब हम तो चाहेंगे कि हमारे बगैर कर ले, हमारे 5, 6, 7, 8 लोगों को क्या ज़रूरत है। अब ज़रा मैसेज देखें इसके अंदर, मैसेज इन ए बॉटल कि जनाब के यहाँ पे आपके वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी पार्टी के पास बड़ी सीटें हैं, इमरान खान साहब के पास बड़ी सीटें हैं या जरदारी साहब के पास है, लेकिन मेरे पे वो दरवाजे पर बैठे हुए सारे जिसके पास 5, 6 सीटें असेंबली, आई एम द किंग मेकर, मैं जिसके साथ जाऊँ तरमीम में वही होती हैं। बड़े बड़े लोगों की किस्मत का फैसला सब मौलाना साहब के हाथ में आ गया है। वो आपकी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी है, आप चीफ जस्टिस साहब की होनी है, आपकी आईनी अदालतें बननी है, मिलिट्री कोर्ट्स बननी है, या और बहुत सारी चेंजेस जिस पर उन्होंने हमें ब्रीफ किया, वो तो मौलाना साहब के हाथ में। मौलाना साहब को जो वर्कर है, फॉलोअर है, तो ही माइट बी फीलिंग एट द मून कि ये होती है। वो कहते हैं सियासत मौलाना साहब की 5, 6 सीटों के साथ पूरा ये सब मुल्क उनके हाथ में, पूरी पार्लियामेंट, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये तो उनके उस पर खड़ी हुई है कि मौलाना साहब हाँ करेंगे तो उनकी किस्मत बनेगी, ना करेंगे तो नहीं बनेगी। अब ये चीज़ें मैसेजिंग जाती है टू योर फॉलोअर्स एंड वोटर्स कि देखा कि हमारा लीडर कितना ज़बरदस्त है, कितना 5, 6, 7, 8 सीटों के साथ उसने यहाँ 342 की या 40 की जो पार्लियामेंट है वो उनके बगैर नहीं चल सकती। कुछ ना हो कि भी सब कुछ है, सब कुछ है। ही इज़ अ किंग मेकर राइट नाउ। कभी अल्ताफ हुसैन साहब होते थे, कभी मंजूर भट्टू साहब होते थे, इस तरह के छोटे मोटे ग्रुप्स हमेशा मतलब रहते होते हैं। आजकल मौलाना अच्छा बाप पार्टी बन गई थी, अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन थे मेरा ख्याल है, उस वक्त बाप पार्टी का रईस था, अरूज था, अब मौलाना साहब की बारी लगी है। सो मौलाना साहब को आपको नज़र आ रहा था ए मैन इन कमांड कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें हैं और मैं ही इस पर बैठ कर करना है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि एक तो आपके साथ हम थोड़ा सा शेयर करें और फिर आपसे मशवरा लें कि हमें क्या करना चाहिए। नो दैट वाज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इस पे ना मेरे हमेशा कान या मेरे वो अंटीने खड़े हो जाते हैं कि ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट माँ सिवा इमरान खान साहब के हर कोई कहता है। इमरान खान साहब के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि मशवरा चाहिए। नेवर। वो खान साहब खुद मशवरे देते हैं, सहाफ़ियों को भी दे रहे होते हैं, सबको दे रहे होते हैं। वो खुद उनके मुंह से कम से कम मुझे नहीं याद पड़ता कि खान साहब ने कभी ये कहा हो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद या मीटिंग्स होती थी कि बताएं यार क्या हो रहा है या मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने नहीं सुना। हो सकता है किसी और मीटिंग में कहा हूँ जिसमें मैं न शरीक हूँ। नवाज शरीफ साहब की बड़ी आदत थी लंदन में, हर उनका एक पेट जुमला तो हर एक को कहते थे, जो भी सहाफ़ी जब कोई उनसे मिलने वगैरह जाता था तो उसको ये कहते थे हाँ जी, अगर पंजाबी में पूछते तुसी दसो सानू की करना चाहिए, बड़ी मासूमियत के साथ विद अ वेरी इनोसेंट फेस कि मैंने कुछ नहीं पता, तुसी दसो। अगला बंदा अपने आप को बड़ा दानिशवर और वो समझ के ना इंपॉर्टेंट समझ के घंटा लगाता था कि मियाँ साहब को मैं ही दसना है, मियाँ साहब ने मैं ही एजुकेट करना है। मियाँ साहब करते वो थे डेफिनेटली, वो उन्होंने वही करना होता है। इसका पता तरीका क्या होता है, वजह क्या होती है, ये लोग क्यों कहते हैं आपको, उन्हें करनी मर्जी होती है। और हमसे 1000 गुना आगे की चीज़ें हैं। ये सियासतदान जो है ना, हमसे 1000 गुना ही आगे हैं। हम सहाफ़ी जितने अपने को क्रुक समझें, समझदार समझें, शाने समझें, हम इनके मुकाबले में कोई 10% भी नहीं है जितने अक्ल समझ अल्लाह ने इनको दी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को होता है कि हम अपने को इंपॉर्टेंस समझते हैं, वो थोड़ी सी हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मैं वहाँ से उसको ज़िला लिया के गाँव से चला हुआ, बाकी और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हूँ, मौलाना साहब पूछ रहे हूँ, और बड़े बड़े लोग पूछ रहे हूँ हाँ जी तुसी दसिए कि करिए। तो मेरा दिमाग तो ख़राब होने है कि देखो जी मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं तो मंजिल पर आ गया हूँ। तो मेरी फिर अफिलिएशन से भी बड़ा हो गया हूँ मैं उनका, वो मुझसे पूछ रहे हैं। वो बेसिकली हमारी उसको नफ्सियात से खेलते हैं हमारी, इससे कि ये एक हम आते हैं लोअर मिडल बैकग्राउंड से, देहातों से, कि इतने बड़े बड़े लोग हमसे पूछ रहे हैं। सो हमारी अफिलिएशन, हमारी सिंपथीज, हमारी लॉयल्टीज़ ले लेते हैं। फिर कल को मशवरे में शामिल करके जब वो काम अपनी मर्जी के करते हैं, फिर आपको यही तस्वर देता है कि मेरी मर्जी से चीज़ें हो रही। फिर आप पे ये लाजिम हो जाता है कि आप उनके तमाम एक्ट्स जो हैं सारी उम्र डिफेंड करें, क्योंकि उन्होंने आपसे मशवरा करके आपको इज्जत दी। इसलिए जितने आपको एंकर जर्नलिस्ट नजर आते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के साइडें ले रहे होते हैं, इसके पीछे ये फिलासफी है कि एंकर्स को, जो मेरे जैसे आए हुए हैं कहीं से, देहात से, गाँव से, यहीं से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडल से, उनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें, उनको बताएं आप बड़े इंपॉर्टेंट, और सारी उम्र वो आपको डिफेंड करता रहेगा, आपके लिए वो मरेगा, जिएगा। वो ट्विटर, सोशल मीडिया, वीलॉग, टीवी शो, ये इनकी सहकी है। ये तकरीबन सारे लीडर्स इस तरीके से करते हैं कि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस है। वो तो मौलाना साहब ने भी बात की और किसी ने उनको मशवरा भी नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी 2.5 घंटे की मीटिंग मुझे मौलाना साहब चाहते थे, किसी ने मशवरा नहीं दिया। अब मैं इसका क्रक्स साहब को बताऊँ। उन्होंने ये कहा, जो मुझे समझ आई है कि बहुत सारी मैसिव चेंजेस आ रही थी और उन्होंने बहुत सारे काम जो करने वाली थी हुकूमत,
उन्होंने रोके हैं, नहीं होने दिए, जिससे शायद एक बहुत बड़ा एक आपका आइन की शक्ल बदल जाती है, आपको सिविल मिलिट्री चेंजेस आनी थी, फ़ौज के हवाले से बहुत सारी इसमें तरमीमें थी, उसमें अदलिया के हवाले से थी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से थी। बल्कि मैं आपको बताता जो मैंने लिखा हुआ था सारे जिन आर्टिकल्स में चेंजेस लगनी थी, आर्टिकल 51 पे 106 पे 63A पे इन पे चेंजेस आनी थी, 111 पे आनी थी, फिर 199 पे आनी थी, 200 ये आर्टिकल बता रहा हूँ आइन के जिनमें चेंजेस होनी थी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मतलब ये आ रही थी कि जो उन्होंने बताई वहाँ पर उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, उनकी जो पार्टी के लीगल एडवाइज़र भी हैं और उनके मेरा ख्याल है उनकी पार्टी के वो भी हैं, मेंबर भी हैं, कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर हो जाए या उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए या मेंबर्स की, तो ये जब तक नए नहीं लगेंगे, मेंबर्स अपॉइंट नहीं होंगे जो का पोजीशन और ये प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, तो ये काम करते रहेंगे। उनका ये कहना था कि बड़ा ट्रिकी चीज़ थी कि इसका मतलब ये कल को ये जब इनकी मुद्दत पूरी होगी, ये जो बैठे हुए इलेक्शन कमीशन वाले, तो इनको नए नहीं लगाने पड़ेंगे, इनको अपोजिशन लीडर्स के मशवरे से फिर इन्हीं से कंटिन्यू करवाएंगे कि ठीक है टिल फर्दर आर्डर करते रहे। कहते वो हम चीज़ ने उस पर एतराज़ किया। ठीक है, इन्होंने जो मुझे है 3 चीज़ें इन्होंने हुकूमत से मनवाई हैं। अच्छा, 3 हुकूमत ने इनकी मानी है, जो मनवाई है वो कौन? हाँ, ये बड़ी मतलब खबर इसमें ये है। बाकी तो इधर से ये फूल पत्री मैं कर रहा था रामलीला, वो ये खबर है कि मौलाना साहब ने जो 3 चीज़ें उनसे मनवाई हैं, जो उन्होंने मानी हैं और जिसको वो अपनी विक्ट्री भी समझते हैं फॉर राइट रीज़न। एक तो ये थी कि उन्होंने कहा था मौलाना ने कि जनाब आप यहाँ पे जजेस की ये तादाद ना बढ़ाएं, जो पहले बताई जा रही थी कि 17 से 23 ना करें, वो उन्होंने वहाँ पर वो नहीं की। दूसरा वो टेन्योर की बात करते हैं कि टेन्योर नहीं देनी चाहिए आपको, एज नहीं बढ़ानी चाहिए। एज और चीज़ है, अभी इसी में थोड़ा सा कौम को और आपको थोड़ा सा डेलिकेटली इसको देखना है। एज बढ़ाना इज ए डिफरेंट थिंग, टेन्योर देना इज ए डिफरेंट थिंग। मसलन अब टेन्योर क्या चीज़ है, तब आपने पूछ लिया तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। टेन्योर ये है कि अब इनकी उम्र है, जैसे आर्मी चीफ की टेन्योर हो जाती है कि आर्मी चीफ की कोई भी एज हो, उनको आखिरी दिन वो रिटायर हो रहे हैं। अगर आपको याद हो जनाब मुनीर साहब के साथ ऐसे ही हुआ था, ऑर्डिनेंस एक दिन पहले जो है उन्होंने वो लॉ में उन्होंने चेंज करके उनको 3 साल के लिए आर्मी चीफ लगा। दैट वाज ए टेन्योर। अगर एज पे होते तो फिर वो चीज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, मतलब उसमें चले जाते वो। ऐसे ही होता है कि अगर चीफ जस्टिस को कल को टेन्योर देनी है आपने, अब 65 ईयर एज है इस वक्त, एक दिन पहले भी आपको टेन्योर दी जा सकती है किसी को भी जो उनकी जगह के 3 साल के लिए दे दें। ये टेन्योर पोस्टिंग को 3 साल से पहले नहीं हट सकते, चाहे वो रिटायरमेंट की एज आ जाए गुजर जाए, वो 3 साल अपने पूरे करेंगे। दैट्स ए टेन्योर। एज क्या होती है कि अभी 67 ईयर या 8 ईयर तक आपने जाना है, तो वो फिर आपकी एज है, वो फिर दरमियान में रिटायर, वो फिर एक ब्लैंकेट फेवर है जो सबको मिलेगा, जितने भी 65 के होंगे सबको मिलेगा। बट टेन्योर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ स्पेशल अपॉइंटमेंट है, एक बंदे के लिए है 3 साल के। उस दरमियान में लोग रिटायर भी हो जाते हैं, जैसे जब आर्मी चीफ बनता है तो लोग रिटायर हो जाते हैं, दरमियान में जो होते भी हैं वो चले जाते हैं सारे। सो 3 चीज़ इन्होंने ये की। और प्लस इसमें कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ें थी, वो समझते थे कि बहुत सारी पावर्स जो हैं वो ली जा रही थी, जिससे उनके एतराज़ात थे और वो मिलिट्री रिलेटेड थी वहाँ पर। अच्छा। वो जो पावर्स लेना चाह रहे थे मौलाना साहब ने वो भी मनवाई हैं, वो भी निकाल दी गई हैं। सो मौलाना साहब ने 3-4 बड़े काम किए जो मैंने गिनवाए हैं, आपको आर्टिकल बताए हैं कि उन्होंने यहाँ पर रोके। मतलब ये भी था उनके जहन में खदशात थे कि जनाब इतनी पावर्स हो रही थी कि अगर कोई कंटोनमेंट से गुजरते हुए या किसी कोई छावनी है या कोई आपकी कोई प्रेमिसेस है फ़ौज का या इंस्टॉलमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हैं, तो अगर वहाँ से कोई बंदा कोई जाते हुए किसी पे शक हो सकता है कि ये मुझ पे अटैक ना करे सिपाही पे या किसी और पे, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो उनका कहना था जनाब कि फिर इसके बाद अब आपका कंटोनमेंट बोर्ड जो हैं जहाँ पे पावर चाहते थे ये आईनी तरमीम के ज़रिए, अब वहाँ पे लोग आते जाते रहते, तो कल को किसी को पकड़ा जा सकता है, किसी पे भी शक हो सकता है कि वन कैन बी पिक्ड अप। सो उन्होंने कहा इतनी स्वीपिंग पावर्स आपको नहीं देनी चाहिए आइन के तहत, कानून के तहत, और ये मानी गई है, ये मानी गई है। मौलाना साहब, ये मौलाना साहब के 3-4 ये बड़े एतराज़ात थे जो माने गए। अब मौलाना साहब ने क्या माना है, सही, ये मेरी रीडिंग है जो उनकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया है। मौलाना साहब इसको अपने तरीके से बयान किया है, मैंने कोई अपने तरीके से अखज़ किया है। 2-3 जो बैठे हुए थे, काशिफ अब्बासी साहब वगैरह साथ मेरे बैठे थे, तो मैं उनसे भी पूछा कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, मतलब अपेरेंटली तो तेरी बात ठीक है जो मौलाना साहब कह रहे हैं। मौलाना साहब ने 3 बातें मानी। नंबर 1, उन्होंने माना है कि इस मुल्क में एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो इमरान खान साहब जिसके खिलाफ हैं बड़े शदीद के आईनी कोर्ट नहीं होनी चाहिए, पूरी पीटीआई उसके खिलाफ है। ठीक है, हुकूमत उसके हक में है, क्योंकि उनका मकसद ये है कि आईनी कोर्ट होगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हम साइड पे कर लेंगे। ये मेन चीज़ है, हुकूमत का मसला सबसे बड़ा इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकना है। तो लिहाजा एक तो वो उन्होंने इस बात पर मुझे लगा है वो माने बैठे हैं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, वो एज पे भी माने बैठे हैं। तो फिर तो
मैं वही कह रहा हूँ ना कि मौलाना साहब ने मतलब तकरीबन हुकूमत का जो उनका वो था, चीज़ें जहन में थी, वो किए बैठे हैं कि एज भी बढ़ाई जा सकती है। और इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी कि बांग्लादेश में 67 ईयर इस वक्त एज है आपके वो जजेस की। तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से बताया कि दुनिया में शायद 70 मुल्कों का उन्होंने बताया कोई इस तरह की चीज़ें कि जहाँ पे इस तरह की कोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें या सिस्टम इन प्लेस हैं, तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। सो इट मीन्स कि मौलाना साहब उस पर भी राज़ी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर भी राज़ी हैं, एज पे भी राज़ी हैं। ज़रा जहन में रखें इन दोनों चीज़ों पे पीटीआई खिलाफ है। पीटीआई के मेन इवन 8 जजेस खिलाफ हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस वक्त अपनी एक साइड पे खड़े हुए हैं। सो मौलाना साहब की ज़रा लाइन आप ज़रा देखते जाएं किस साइड। लास्टली तीसरी बड़ी चीज़, और भी चीज़ें बताई जो मैंने खुद से 3 ये चीज़ें मैंने अलहदा की हैं जो हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट थी या मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब जब एज बढ़ती है तो इसमें ये सबको फ़ायदा हो रहा है, ज़रा जहन में रखिएगा। ये सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं हो रहा, फिर आर्मी चीफ को भी हो रहा है, फिर जजेस को भी हो रहा है, सिविल सर्वेंट सबको हो रहा है। सो फिर उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है। फिर आपको कल को एक्सटेंशन देने की, ये चीज़ें करने कराने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती कि आर्मी चीफ को अलहदा से एक्सटेंशन दें, फलां को अलहदा से दें। नो, एक ही जगह। तीसरी जो चीज़ थी जिस पर इमरान खान साहब मेरा ख्याल ही माइट बी वेरी अनकम्फर्टेबल ऑफ नोइंग इट, वो मिलिट्री कोर्ट्स। अच्छा, मौलाना साहब इज़ इन फेवर ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। जो ये हुकूमत तरमीम ला रही है वो इस हक़ में थे कि होनी चाहिए, उसकी उन्होंने रीजनिंग दी है। उन्होंने कहा इसका एक और किया जा सकता है, हल निकाला जा सकता है। खैर उन्होंने बताया कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, फिर यहाँ डिसअपेरेंसेस होती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल चीज़ें होती हैं, लोग फिर एतराज़ करते हैं ना, तो फ़ौज फिर क्या करे? फ़ौज ने ट्रायल करना है, फ़ौज पे अटैक्स भी होते हैं, हमले भी होते हैं, दहशतगर्दों के। और उन्होंने बताया KPK हो या BLA वगैरह सारी चीज़ें बड़ी तफसील से उन्होंने चीज़ें बताई सारी। सो उनका ये ख्याल था मौलाना साहब के कि उन्होंने कि मेरा मशवरा ये, अब देखें वो मशवरे की शक्ल में बता रहे हैं कि हमें कोई फॉर एवर के लिए मिलिट्री कोर्ट्स नहीं रखने चाहिए, हमें 1 या 2 साल के लिए अलाउ करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, कि 2 साल के लिए कर लो, 1 साल। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ना, मतलब बिटवीन 1 and 2 years, कि ऐसे करें कि 1-2 सालों के लिए इजाज़त दे दो, 2 साल बाद ऑटोमेटिक जो है आइन के तहत ख़त्म हो जाए। सो मिलिट्री ने जितने ट्रायल करने हैं, जितनी चीज़ें करनी हैं, उन्होंने वो कर लें, 2 सालों में अपने केसेस भुगता लें। तो किसी ने उस पर वो किया, उन्होंने 9 मई वाले, उन्होंने कहा फिर वो इन्हें मतलब पासिंग कमेंट दिया, अभी 9 मई वाले भी उसमें होंगे जिन्होंने 9 मई किया, क्योंकि असल वो भी तो खतरा है ना कि इमरान खान साहब कह रहे हैं उनकी पार्टी के 9 मई का हमारे गले में डाला जा रहा है और फौजी ट्रायल होगा। सो मौलाना साहब जो हैं इस वक्त, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग उनकी 2.5 घंटे की गुफ्तगू सुन के, और मैं को नोट्स वगैरह लिए बैठा हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने पढ़े भी हैं, मौलाना साहब से हुकूमत या जरदारी साहब जिन्होंने भी हैं, उन्होंने जो बड़ी मेजर चीज़ें उनके जहनों में हैं, मौलाना को उस पर उन्होंने राज़ी कर लिया है। बाकी चीज़ें जो हैं मौलाना ने भी निकलवाई हैं, जैसे मैंने बताया 63A पे कहा उन्होंने, जिस पे तहत इनको सीटें वो नहीं है, वो उन्होंने कहा कि अगर उस पर हम अगर वो उसके हक़ में नहीं है, कहते हालांकि इसलिए हम उसके हक़ में नहीं है, उस तरमीम को वो भी हटाया गया है कि अगर हम उसके हक़ में वोट डालते हैं, जो ये चेंजेस ला रहे हैं, तो फिर उसके हम बेनिफिशरीज़ हैं, तो फिर समझा जाएगा हम अपने मफाद के लिए करना चाह रहे हैं, लिहाजा वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मौलाना साहब ने अपना असूली स्टैंड जो है वो, जिसको कहते हैं 1973 के आइन की रोशनी में, अपना आइनी उन्होंने स्टैंड भी कायम रखा है, हुकूमत को भी उन्होंने अकोमोडेट किया है, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मुझे लग रही है वो भी अकोमोडेट हो रही है। तो किसी ने उनसे पूछा, मेरे ख्याल काशिफ अब्बासी ने पूछा, उसने कहा सर जी कोई उधर पिंडी से भी कोई मैसेंजर वगैरह कोई उधर से कोई एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने कहा यार शरारतें ना किया करूँ। मौलाना साहब ने उसका कोई ये ना डिनाइल नहीं किया कि कोई वहाँ से कोई मैसेंजर नहीं आया या वहाँ से कोई बंदा नहीं आया, शरारतें मत किया करो। क्या साहब ये तो बात आपने सारी बड़े मजे से बताई, लेकिन ये बताया कि सहाफ़ियों ने क्या मशवरा दिया? कोई मशवरे नहीं दिए उन्होंने ऐसा। मेरे से अगर पूछे ना, और ये अच्छी बात है, हमारा काम नहीं है कि हम बैठे और मशवरे दें, नो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। अगर मैं मशवरा देता हूँ सपोजली, 2 नुकसान होंगे। वो अगर मेरा मशवरा मान लेते हैं और कल को उस पर तनकीद आती है पब्लिकली, आप करती हैं, कोई और करता है कि ये तरमीम ठीक नहीं है, तो देन मौलाना साहब विल एक्सपेक्ट मी कि अब मैं उसका डिफेंड करूँ, टीवी पे भी करूँ, हर जगह करूँ कि जनाब क्योंकि मेरा मशवरा था। जब मशवरे में शामिल होते, वी आर नॉट पॉलिटिकल प्लेयर्स, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो उनके फैसलों को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि ये ठीक है, गलत है, कौम के लिए अच्छा है, बुरा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा काम है। मैं अगर मशवरों में शामिल हो गया हूँ तो मैं तो पॉलिटिकल वर्कर बन गया हूँ। मैं फिर कल को मैं उनको क्रिटिकली इवेल्युएट तो नहीं कर सकता। फिर तो मौलाना साहब कहेंगे कि जनाब आप आए थे, काफ़ी पिए, आपने कावा पिया, ड्राई फ्रूट, हम यहाँ टीवी पे कह सकते हैं, ये बड़ी पुरानी डिबेट है। मैं टीवी पे मशवरे दे सकता हूँ कि ये, और मैं देता रहता हूँ, मतलब हम खान साहब को मैंने ज़ाती फेस टू फेस कभी मशवरे नहीं दिए होंगे शायद, लेकिन यहाँ टीवी पे मैं ये बैठ के बात करता हूँ, नवाज शरीफ साहब की बात करता हूँ, बाकी लोगों की बात करता हूँ कि ये जब हम पॉलिटिकल हम तबसरा करते हैं एनालिसिस, तो क्या चीज़ होती है, वो मशवरा ही होता है।
बट हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहाफ़ियों को पर्सनल एडवाइसेस नहीं देने चाहिए। आई डोंट बिलीव इन इट। मैं इसको जर्नलिज्म भी नहीं समझता, मैं इसको हिस्सा भी नहीं समझता। एक और दो चार चीजें एक बड़ी इंटरेस्टिंग। ब्रेक का टाइम हो रहा है, चलें ब्रेक ले लें। मैं फिर ब्रेक के बाद इनकी जो जरदारी साहब इनसे मिलने आए थे वो क्या इंटरेस्टिंग इनकी गुफ्तगू हुई है। बिलावल के पास मुसवदा कौन सा था, इनके पास क्या था। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये था ये मुल्तान जब गए हैं और अपने डॉक्टर साहब से मिले हैं जो इनके वालिद साहब के दौर से, उनसे इनकी क्या गुफ्तगू हुई है। और मौलाना साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज, मौलाना साहब की अपनी खुशी वो क्या थी, वो जरा चलें वापस। ठीक है, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जो मुलाकातें हुई मौलाना की, उनका अहवाल जानेंगे और मौलाना की जो क्लास आपने ऑब्जर्व की, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, उसके बारे में पूछेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।